हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हमारे गुण सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग अपने अंदर मौजूद चारित्रिक गुणों की पहचान कर उनका उपयोग कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के बारे में जानेंगे, वह भी मनोरंजक ढंग से। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए, और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास शिक्षा और मनोरंजन के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे।
अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। हेलो दोस्तों, हमारे गुण कार्यक्रम की इस 5वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम कोरस्टोन और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आप तक लाया जा रहा है। कोरस्टोन और बीईपीसी साथ मिलकर बिहार के कई मध्य विद्यालयों और केजीबीवी में कक्षा 7 और कक्षा 8 के साथ समुत्थान आधारित कार्यक्रम यूथ फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट चलाते आ रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप सभी ऐसे कौशल सीख पाएं जो आपको जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने में मदद करे और आपको समुत्थान की ओर ले जाए। क्या आपको याद है समुत्थान किसे कहते हैं? जी हाँ, समुत्थान एक ऐसी क्षमता है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक बने रहने में मदद करती है और चुनौतियों से उबरकर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। समुत्थान एक ऐसी क्षमता है जिसे हम सभी सीख सकते हैं और समुत्थान के कौशलों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करने से हम बेहतर महसूस कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने 2 ऐसे कौशलों के बारे में सीखा था जो हमें समुत्थान की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, श्रवण कौशल और कृतज्ञता। हमने जाना था कि हम सिर्फ अपने कानों से ही नहीं बल्कि पूरे शरीर से सुनते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे शरीर से सुनने का मतलब क्या होता है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? जी हाँ, पूरे शरीर से सुनने का अर्थ होता है कि जब कोई बोल रहा हो तो बिना रोके टोके उनकी बातों को ध्यान से सुनना और अपनी आंखों और हाव भाव से उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाना, अपने मुंह का इस्तेमाल करके सवाल पूछना और उनकी बातों को स्पष्ट करना और अपने दिमाग की मदद से उनकी बातों को समझना और अपने दिल की मदद से उनकी भावनाओं को महसूस करना। जब हम पूरे शरीर से सुनते हैं तो एक दूसरे को बेहतर रूप से समझ सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरे शरीर से सुनने का अभ्यास करके हम मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों से उबरने में एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने कृतज्ञता के बारे में भी चर्चा की थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि अपने जीवन में अच्छे रिश्तों या हो रही अच्छी चीजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना क्यों जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे जीवन में हो रही अच्छी चीजों के प्रति आभार महसूस करने से हम मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रह सकते हैं और कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कृतज्ञता को व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है। हम धन्यवाद कहकर या आभार पत्र लिखकर अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें और हमें दोनों को ही खुशी महसूस होगी और आपका रिश्ता भी गहरा हो जाएगा। आशा है कि पिछले हफ्ते आपने किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति आभार संदेश लिखा होगा और उसे शेयर भी किया होगा। दोस्तों,
मैं भी आप लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे और इस कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम से आप जो भी सीख रहे हैं उसका उपयोग अपने जीवन में जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इसके बारे में बताएं। अच्छा चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि गौहर, उमंग और नीरज क्या कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। पर इससे पहले अपनी समुत्थान वाली कॉपी जरूर ले आइए। चार महीने से ज्यादा हो चले हैं, स्कूल अभी भी नहीं खुले। कोविड-19 महामारी की परिस्थिति अभी भी गंभीर है और लोग घर से तभी निकल रहे हैं जब उन्हें कोई जरूरी काम हो। उमंग वैसे तो कभी कभी फोन पे अपने दोस्तों से बात कर लेती है, पर सबके साथ इकट्ठे बात करने का कुछ और ही मजा है। उसने देखा कि उसके पापा कभी कभी फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से एक साथ अपने सभी दोस्तों के साथ बात करते हैं। तो जब उसकी टीचर का फोन आता है, उमंग उनसे पूछती है कि क्या वे सब भी एक साथ एक जूम कॉल के माध्यम से बात करें। टीचर कहती है क्यों नहीं, पर इसके लिए हमें घर के बड़ों से थोड़ी देर के लिए उनका स्मार्टफोन देने को कहना होगा। उमंग ये बात नीरज और गौहर को भी बताती है। तो गुरुवार सुबह का टाइम तय होता है इकट्ठे बात करने के लिए। ये सोचकर तीनों दोस्त बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। गुरुवार को सुबह सुबह सब कॉल की तैयारी करते हैं। वीडियो कॉल से संपर्क स्थापित करने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर आखिर सब कनेक्ट होते हैं। एक दूसरे को फोन पर इकट्ठा देखकर सब बहुत खुश महसूस करते हैं। टीचर पूछती है, आप तीनों कैसे हो? घर में सब कैसा है? गौहर बताती है, मैं ठीक हूँ मैम, बस मुझे कभी कभी उबाऊ सा महसूस होता है। बाहर घूमने और स्कूल जाने का भी मन करता है, लेकिन पहले जितना मैं दुखी या चिड़चिड़ापन महसूस नहीं करती। आपने जो भावनाओं को संभालने का स्वस्थ तरीका सिखाया था, उससे मुझे बहुत मदद मिली। मैंने कढ़ाई करके एक सुंदर टेबल क्लॉथ भी बनाया है, देखिए कैसा है? टीचर जवाब देती है, वाह कितना सुंदर है गौहर, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और तुम्हारे अंदर जो गुण हैं उन्होंने भी तुम्हारी मदद की है। याद है मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम सभी के अंदर कुछ खास ताकत और गुण होते हैं। मुश्किल समय में या जब कोई मुश्किल भावना महसूस हो रही हो, तो हम इन गुणों को याद करके और उनको उपयोग करके समुचित बन सकते हैं। हमारे अंदर के इन खास गुणों को चारित्रिक गुण कहा जाता है। उमंग पूछती है, ओह, तो आपने जब मुझे कहा था कि मेरे अंदर जोश और नेतृत्व का गुण है, तो यही मेरे चारित्रिक गुण है ना? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही चारित्रिक गुण हम सब में होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम में या मुझ में ही गुण है, ये गुण सब लोगों में होते हैं और दुनिया के हर इंसान में 2 या 3 नहीं, पूरे 24 गुण होते हैं। नीरज पूछता है, ओह, इतने सारे गुण हैं हमारे अंदर? मैम इनके बारे में कुछ और बताइए ना। टीचर समझाती है, कई साल पहले कुछ वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे थे कि कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को खुश और संतुष्ट बनाए रखती हैं। कई देशों में शोध करने के बाद पता चला कि हम में से हर एक में 24 ऐसे चारित्रिक गुण होते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं तो हम खुशी और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। इन्हीं गुणों से हमें मुश्किल परिस्थिति में मदद मिलती है और आसपास के लोगों के साथ हमारा रिश्ता भी बेहतर होता है। पर अक्सर हमें अपने अंदर मौजूद आंतरिक गुणों का एहसास ही नहीं होता। खासकर जब हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हम घबरा जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे गुण मौजूद हैं जो हमें इन परिस्थितियों से उबरने में मदद कर सकते हैं। उमंग कहती है, हाँ मैम, आप ठीक कहती हैं। मेरे आंतरिक गुणों ने वाकई मुझे बहुत मदद की, पर आपने मुझे याद दिलाया, तब मैं अपने इन गुणों को पहचान पाई और उनका इस्तेमाल कर पाई। मैंने जोश और रचनात्मकता के अपने गुणों का उपयोग किया और एक नाटक लिखा। मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि मेरी दादी को भी इसमें भाग लेने को कहा। कितना मजा आया हम सबको। और पिछले हफ्ते पिताजी के जन्मदिन पर हमने इस नाटक को प्रस्तुत करा और इसमें मैंने अपना नेतृत्व का गुण का उपयोग किया। टीचर कहती है
बिल्कुल ठीक उमंग। चलो अब क्यों ना हम अपने अपने चारित्रिक गुणों को ही पहचाने। नीरज, अब तुम्हारी बारी। बताओ कि लॉकडाउन के दौरान तुम्हारी क्या परिस्थिति थी और क्या तुमने किसी गुण को इस्तेमाल किया। नीरज कहता है, मैम, लॉकडाउन के शुरुआत के समय मेरे लिए काफी मुश्किल था। मुझे थोड़ी परेशानी आई क्योंकि मेरा भाई मुझ पर बहुत धौंस जमाता था, लेकिन मुझे मैं संवाद के बारे में पता चला और मैंने अपने भाई के साथ बात करी और अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो नीरज, ये बताओ कि जब तुम इस परिस्थिति को संभालने के लिए मैं संवाद का इस्तेमाल कर रहे थे तो इसमें तुम्हारी किन चारित्रिक गुणों ने मदद करी। नीरज सोचता है, फिर कहता है, मुझे लगता है बहादुरी का गुण। मैं अपने बड़े भाई अमर से बात करने में काफी डर रहा था, लेकिन फिर मैंने बहादुरी का गुण इस्तेमाल किया और उसकी मदद से मैं अमर से मामा मामी के सामने ही बात कर पाया। और उसके बाद जब अमर मामा को ये बताने में डर रहा था कि कुछ लड़के उसे इंटरनेट पर परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसे भी बहादुरी के गुण के बारे में बताया और फिर उसने उसका उपयोग करके मामा जी से बात करी। टीचर कहती है, तुमने बहुत सही पहचाना नीरज। तुम सब तो इन चारित्रिक गुणों के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए हो। चलो गौहर, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम में कौन से चारित्रिक गुण हैं? मैम, मुझे लगता है कि मुझ में दृढ़ता और आशा के गुण हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और मुझे चिंता और चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही थी और आपने जो मुझे भावनाओं को संभालने का तरीका सिखाया, वो तरीका तो बहुत अच्छा था, पर मेरे लिए उसे अपनाना आसान नहीं था। मैं कढ़ाई करती, पर बहुत बार मन होता कि उसे छोड़ दूं, बस ऐसा लगता किसी पे चिल्ला दूं, पर मैंने हार नहीं मानी। जो काम मैंने शुरू किया उसे मैंने खत्म किया। यही दृढ़ता है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि मुझ में दृढ़ता का गुण है और साथ ही मुझे लगता है मेरे में आशा का भी गुण है, क्योंकि अभी भी मैं भविष्य को लेके बहुत सकारात्मक महसूस करती हूँ। मुझे यकीन है कि ये लॉकडाउन जल्दी ही खत्म होगा। हम सब लोग स्कूल वापस जा पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे। ये सोचकर मुझे अच्छा लगता है। टीचर कहती है, बिल्कुल गौहर, तुम सही कह रही हो। इस सब बारे में सोचकर हमें भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों, मैं गौहर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लॉकडाउन जल्द ही खत्म हो जाएगा और हम अपने दोस्तों से मिल पाएंगे। हमारे 3 दोस्तों की बातें तो चलती रहेंगी और उन्हें अपने गुणों को पहचानने में बहुत मजा आ रहा है, पर हम थोड़ा सा रुककर याद कर लेते हैं कि हमने इस कहानी में और क्या-क्या देखा। हमने देखा नीरज, उमंग और गौहर अपने अंदर कुछ खास चारित्रिक गुण पहचान पाए जो कोविड-19 महामारी जैसी मुश्किल परिस्थिति में अलग अलग तरह से उनकी मदद करते हैं। आशा, दृढ़ता, रचनात्मकता, नेतृत्व, जोश और बहादुरी जैसे चारित्रिक गुणों का प्रयोग करके नीरज, उमंग और गौहर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, अपनी मुश्किल भावनाओं को संभाल पाए और अपने आसपास के लोगों से अपनी जरूरतों को बता पाए। दोस्तों, नीरज, उमंग और गौहर के अंदर बहुत सारे चारित्रिक गुण हैं और ठीक उन्हीं की तरह हमारे अंदर भी बहुत सारे चारित्रिक गुण होते हैं। पर ये चारित्रिक गुण होते क्या हैं? चारित्रिक गुण हमारे व्यक्तित्व के वो सकारात्मक भाव है जो हमें किसी भी मुश्किल परिस्थिति से लड़ने में मदद करते हैं, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और अन्य सारे कामों को बेहतर रूप से करने में हमारी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने सारे चारित्रिक गुण होते हैं? कुल 24 चारित्रिक गुण होते हैं। हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर इतने गुणों की संपत्ति है? अक्सर हम अपने अंदर के गुणों को पहचान नहीं पाते, लेकिन जब हम अपने अंदर के गुणों को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो मुश्किल लगने वाली चीजें भी आसान हो जाती हैं। जैसे कि उमंग के अंदर जोश और रचनात्मकता का चारित्रिक गुण था। उसने अपने अंदर के इन गुणों को पहचाना और एक नाटक लिखा जिसे उसने अपने परिवार के साथ प्रैक्टिस किया और सभी लोगों का समय व्यवस्थित हो गया। नीरज के अंदर बहादुरी का चारित्रिक गुण था जिसकी मदद से उसके ऊपर हो रहे धौंस का उसने हल निकाला। गौहर के अंदर दृढ़ता का चारित्रिक गुण था जिसके वजह से उसने अपने मुश्किल भावनाओं को संभाला।
चारित्रिक गुण हम सबके अंदर होते हैं, तो हम सब अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में भी चारित्रिक गुण ढूंढ सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी गुणों के बारे में सीखा, उन्हें जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए और आगे कहानी में जिन जिन गुणों के बारे में जिक्र होगी उसे भी आप जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नीरज, उमंग और गौहर ने अपने अंदर और एक दूसरे के अंदर किन किन चारित्रिक गुणों को पहचाना। टीचर कहती है, तुम सब अपने में तो कई गुण पहचान पाए, चलो अब क्यों ना एक दूसरे के गुणों को पहचाने। उमंग बोलती है, मैं बताती हूँ मैम। मुझे लगता है नीरज में सुंदरता की सराहना करने का गुण है। वह हमेशा प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान देता है। उसे बगीचे में पौधों को देखभाल करना कितना अच्छा लगता है। हम भले ही ध्यान ना दें, लेकिन नीरज को हमेशा सुंदर फूल, आकाश के अद्भुत रंग, कई नए पेड़ ये दिख ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि वह निष्पक्ष भी है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझता, इसीलिए उसमें निष्पक्षता का भी चारित्रिक गुण है। गौहर कहती है, और मुझे लगता है कि नीरज में दयालुता का भी गुण है। वह हमेशा सबकी मदद को तत्पर रहता है। कभी भी कठिनाई हो तो हम उसी के पास जाते हैं। वह हमारी बात ध्यान से सुनता है, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और जितना हो सके हमारी मदद करता है। तभी तो उसके कितने सारे दोस्त हैं। टीचर कहती है, हाँ, तुम दोनों ने कितने अच्छे से पहचाने नीरज के गुण। मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसमें क्षमा का भी गुण है, क्योंकि जब उसके भाई ने उसके साथ अन्याय किया तो नीरज ने उस अन्याय का विरोध तो किया, लेकिन उसके प्रति उसके मन में कोई भी द्वेष या बुरी भावना नहीं थी। उसने अपने भाई अमर को माफ कर दिया था, इसीलिए उसमें क्षमा का गुण दिखता है। नीरज बहुत खुश होता है। वह कहता है, सच, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं। ये सब सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने बारे में कितनी नई बातें पता चली। भविष्य में कोई भी मुश्किल आए, उस समय मैं अपने इन सभी गुणों को याद रखूंगा। टीचर कहती है, हाँ, हम सब में इतने सारे गुण हैं जो हमें समस्याओं से उबरने में बहुत मदद कर सकते हैं। चलो अब बताओ, गौहर के गुण कौन पहचानेगा? नीरज कहता है, मैम, जैसे आपने बताया, गौहर में रचनात्मकता तो है ही। देखो उसने कितना सुंदर टेबल क्लॉथ बनाया और अब वो कढ़ाई के साथ साथ बुनाई भी सीख रही है। पर रचनात्मकता के अलावा उसमें एक गुण है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गौहर, तुम अक्सर घटनाओं के पीछे के मजेदार पहलू ढूंढ लेती हो और हम सबको खूब हंसाती हो। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर हास्य का गुण है और एक और गुण है सामाजिक बुद्धिमत्ता का, यानी कि तुम परिस्थिति के बारे में सोचकर और लोगों के हाव भाव और भावना को समझकर ही बात करती हो। तुम हमें भी सावधान करती रहती हो कि कहीं हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा न कर बैठे कि बाद में हमें मुश्किल पड़े। तुम्हारा ये गुण सोच समझकर बोलने का, यानी कि सामाजिक बुद्धिमत्ता का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गौहर कहती है, शुक्रिया नीरज, मेरे अंदर के गुण पहचानने के लिए। मुझे भी अब अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पर मैम, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हम सब एक दूसरे के कुछ गुण तो आसानी से पहचान पा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सब में सब गुण नहीं हैं? टीचर समझाती है, वास्तव में हम सभी के पास सभी गुण होते हैं। कुछ गुण हम में सहज रूप से इसलिए दिखते हैं क्योंकि हम उनका ज्यादा प्रयोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि बाकी गुण हम में है नहीं। हम बस उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हम अपने अंदर के सभी गुणों को पहचान सकते हैं और उनका उपयोग करना सीख सकते हैं। नीरज कहता है, मैम, अब हम आप में गुण पहचानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आप में प्यार और दया के गुण हैं। हम सभी को ऐसा महसूस होता है। आप हम सबके कितनी फिक्र करते हैं और इस मुश्किल समय में भी आप हर तरह से हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में दृष्टिकोण का भी गुण है, क्योंकि आप हमेशा हमें
परिस्थिति के अलग अलग पहलुओं को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी सलाह ने हमें लॉकडाउन से निपटने में बहुत मदद की। उमंग कहती है, मैं भी जोड़ना चाहूंगी। मैम, आप में दृढ़ता का भी गुण है। आप कभी हार नहीं मानती। यहाँ तक कि कक्षा में भी आप ये सुनिश्चित करती हैं कि सभी बच्चे पाठ को अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो काम आप शुरू करती हैं, उसे बीच में कभी नहीं छोड़ती। यही तो दृढ़ता का गुण है। गौहर कहती है, वास्तव में मुझे लगता है कि दृढ़ता का गुण हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम में से अधिकांश बच्चों को लॉकडाउन में पढ़ाई करने में कितनी मुश्किल हो रही है, पर फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे। हम कोई ना कोई तरीका निकाल कर पढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ बच्चों, हम सब में सीखने की चाह का भी तो यही गुण है। हम सभी नई चीजें सीखने में रुचि रखते हैं। तभी तो हम लॉकडाउन के दौरान भी पढ़ाई करने के नए नए तरीके सीख रहे हैं। देखो, आज भी हमने पहली बार एक साथ वीडियो कॉल करी है। हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज मुझे हम सब में समूह कार्य का गुण भी दिख रहा है। यही कारण है कि आज हम सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और मिलकर चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके परिवार वालों में भी कितने गुण हैं? उमंग कहती है, हाँ मैम, मेरी दादी में जोश का गुण है। वह हम बच्चों के साथ खेलती है और नाटक में भी उन्होंने कितने अच्छे से भाग लिया। गौहर कहती है कि मेरी नानी में दृढ़ता का गुण है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलों का सामना किया और अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। टीचर कहती है, बहुत अच्छे, अब तो तुम सब गुण पहचानना सीख गए हो। हम खुद में और औरों में जब गुण पहचानेंगे तो ऐसे हम एक दूसरे को अपने गुणों की याद दिलाते रहेंगे। अब हमारी कॉल का समय समाप्त होने वाला है। चलो, एक बार फिर जब कॉल करेंगे तो तुम सब बताना कि तुमने अपने गुणों को कैसे पहचाना और उनका कैसे उपयोग किया। इस आंतरिक संपत्ति को भूलना नहीं बच्चों। गुण हमें कठिन परिस्थितियों से निपटना सिखाते हैं। चलो बच्चों, अभी के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित और समुचित बने रहना। दोस्तों, आपने कहानी में ध्यान दिया कि नीरज, उमंग और गौहर अपने अंदर और किन किन चारित्रिक गुणों को पहचान पाए? चलिए देखते हैं। जैसे जैसे मैं इन चारित्रिक गुणों के नाम लूं, आप इन्हें जरूर अपने कॉपी में लिखते रहिए। हमने देखा कि नेतृत्व, जोश, रचनात्मकता, दृढ़ता, बहादुरी, आशा जैसे चारित्रिक गुणों के साथ साथ उमंग, नीरज और गौहर के अंदर और भी चारित्रिक गुण हैं, जैसे कि प्यार, सीखने की चाह, हास्य, निष्पक्षता, दयालुता, सौंदर्य और श्रेष्ठता की सराहना, क्षमा, दृष्टिकोण, समूह कार्य और सामाजिक बुद्धिमत्ता। हमने कहानी में देखा कि नीरज, गौहर, उमंग और उनकी टीचर ने एक दूसरे की मदद की एक दूसरे के गुणों को पहचानने में। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने दोस्तों में, अपने परिवार के लोगों में इन गुणों को पहचान सकते हैं और उनसे चर्चा करके हम अपने अंदर के गुणों को और भी बेहतर रूप से जान सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम एक खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं आपको एक परिस्थिति दूंगी और आपको बताना है कि उस परिस्थिति में कौन सा चारित्रिक गुण प्रयोग हुआ है और उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए हम इन परिस्थितियों में चारित्रिक गुण को पहचानने की कोशिश करें। जब गौहर अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही थी तो गलती से उसके भाई ने उसके प्रोजेक्ट पर रंग गिरा दिया। गौहर बहुत नाराज हुई, लेकिन उसने देखा कि उसका भाई डर के एक कोने में जाकर छुप गया है, तो उसे लगा कि उसके भाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो गौहर ने उसे डांटने के बजाय उससे प्यार से बात की। तो इस परिस्थिति में गौहर ने कौन से चारित्रिक गुण का प्रयोग किया? क्षमा या बहादुरी? जी हाँ, गौहर के अंदर क्षमा का चारित्रिक गुण है, क्योंकि उसने अपने भाई को माफ कर दिया। नीरज का भाई अनुज
जब भी नीरज को दुखी देखता है तो वो उसके पास चला आता है ताकि उसे अच्छा महसूस हो। तो आपको क्या लगता है कि अनुज के अंदर कौन सा चारित्रिक गुण है? प्यार का, दयालुता का या दोनों? जी हाँ, अनुज के अंदर दयालुता का चारित्रिक गुण है क्योंकि वो सबकी मदद करता है, और साथ ही साथ अनुज के अंदर प्यार का चारित्रिक गुण भी है क्योंकि वो सबके साथ घुल मिल कर रहना पसंद करता है और प्यार से सबके साथ पेश आता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण जब स्कूल बंद हो गए तो उमंग ने अपनी पढ़ाई के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने दिया। उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई थी, लेकिन उसने अपने पढ़ाई को जारी रखने का तरीका निकाल ही लिया। रोजाना 2 घंटे पढ़ने का उसने लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी किया। तो आपको क्या लगता है, उसे इस लक्ष्य को पूरा करने में किस चारित्रिक गुण ने प्रेरित किया? दृढ़ता या रचनात्मकता? जी हाँ, दृढ़ता चारित्रिक गुण ने उमंग को प्रेरित किया ताकि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख पाए, और उसने परिस्थिति से हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को बनाया और उसे पूरा भी किया। दोस्तों, चारित्रिक गुण हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको अपने अंदर पहचानना और अपने हर छोटे बड़े काम में उपयोग करना जरूरी है। तो आप चारित्रिक गुणों की इस सूची को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 24 चारित्रिक गुण इस प्रकार हैं: नेतृत्व, जोश, रचनात्मकता, बहादुरी, आशा, दृढ़ता, प्यार, सीखने की चाह, कृतज्ञता, निष्पक्षता, दयालुता, आत्मनियंत्रण, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, विनम्रता, क्षमा, खुले विचार, आध्यात्मिकता, दृष्टिकोण, सौंदर्य और श्रेष्ठता की सराहना, समूह कार्य, हास्य, जिज्ञासा और सामाजिक बुद्धिमत्ता। अब इस सूची को देखिए और सोचिए कि इनमें से कौन से गुण ऐसे हैं जिनका प्रयोग आप ज्यादातर करते हैं। कोई भी 3 गुणों को चुनिए और इसे अपनी कॉपी में लिखिए। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। दोस्तों, ऐसे गुण जिनका आप अक्सर प्रयोग करते हैं वे आपके शीर्ष गुण होते हैं। इनका प्रयोग करते रहें। साथ ही साथ आने वाले हफ्ते में अपने गुणों पर जरूर ध्यान दें। देखें कि इन 24 चारित्रिक गुणों में से कौन से ऐसे गुण हैं जिनका आप उपयोग कर पाते हैं। अपनी मदद के लिए आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इसके डिब्बों में अपने गुणों के बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज की कड़ी को समाप्त करने से पहले हम याद कर लेते हैं कि पिछले हफ्तों में हमने गौहर, उमंग और नीरज के साथ समुत्थान के कौन से कौशल सीखे। क्या आपको याद है? आप अपनी कॉपी से भी पढ़कर इसे याद कर सकते हैं। हमारे गुण कार्यक्रम की पहली कड़ी में हमने गौहर की कहानी सुनी थी और भावनाओं को संभालने के तरीके सीखे थे। फिर दूसरी कड़ी में हमने उमंग की कहानी सुनी और लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य तक पहुंचने की योजना कैसे बनाते हैं यह सीखा। कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में हमने नीरज के साथ
स्वस्थ रिश्ते क्या होते हैं यह जाना और मैं संवाद का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। हमने जाना कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से बिना किसी को ठेस पहुंचाए कैसे रख सकते हैं। हमने ऑनलाइन और इंटरनेट पर सुरक्षित रहने के भी तरीके सीखे और पिछली कड़ी में हमने श्रवण कौशल और कृतज्ञता के बारे में जाना। हमने सीखा कि इन कौशलों का प्रयोग करके हम आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं। और फिर कार्यक्रम की इस 5वीं कड़ी में हमने 24 चारित्रिक गुणों के बारे में जाना कि वो कैसे किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण गुणों और कौशलों का अभ्यास करके हम समुत्थान की ओर बढ़ सकते हैं, यानी कि कोविड-19 जैसी इस मुश्किल परिस्थिति से उबरकर खुश और सक्षम बने रह सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी कठिनाइयों से उबरने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी फूल की तरह जो इस बंजर जमीन पर भी खिलना नहीं भूलता। धन्यवाद। मुझे बीमारी नहीं है। तारा, क्या हुआ तारा? बुरा सपना देखा तारा ने? कोई बात नहीं तारा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सो जाओ तारा। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे चिंता हो रही है। तारा तो पहले ऐसा नहीं करती थी। आजकल उदास सी बैठी रहती है, टीवी पर कोरोना वाली न्यूज देखती है और फिर परेशान सी रहती है। किसी से बात भी नहीं करती है, खाना भी ठीक से नहीं खाती है। जब तब कहती है सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सिर्फ तारा के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चों और यहाँ तक कि बड़ों पर भी कोरोना का ऐसा ही असर है। स्कूल बंद होने से, दोस्तों से नहीं मिल पाने से, घर के बाहर नहीं जा पाने से ये सब होना स्वाभाविक है। ओह, मैं तो सोच रहा था मेरी तारा को ही ऐसा हो रहा है। ये बात जरूर है कि मुश्किल हालात का असर सब पे ठीक एक जैसा नहीं होता है। तुम्हें बस कोशिश करनी है कि तारा का मूड मीटर ठीक रहे। तुम उसका मूड मीटर बदलो। मूड मीटर? नहीं, बहुत बार क्या होता है कि चलो हम कुछ मजेदार करते हैं तारा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अब्बा। कैसा लग रहा है तारा को? अच्छा चलो, जैसा भी तुम्हारा मूड है ना, वैसे ही तस्वीर बनाओ, ठीक है? ओके। ओह, तारा का मूड तो बहुत खराब है। चलो इसे ठीक करते हैं तारा। तुम्हें उस दिन डॉक्टर अंकल ने एक जोक सुनाया था ना? मैंने ठीक से सुना नहीं था, मुझे बताओ क्या जोक था? जोक? हाँ अब्बा, डॉक्टर अंकल ने एक बहुत मजेदार बात कही थी। हाँ मुझे बताओ। वो जोक था, क्या है तारा? शीलू, तुमने टाइम से होमवर्क किया? ठीक से खाना खाया? बताओ टीचर ताला को। अरे वाह, ये क्या? तुमने तो पुलिस आंटी को सबकी मदद करने के लिए थैंक यू चिट्ठी भी लिखी है। वेरी गुड शीलू, वेरी गुड। अप्पा ने क्या तरकीब बताई ना अपना मूड मीटर ठीक करने के लिए? हाँ? अच्छा, एक तरकीब और है। चलो, गहरी लंबी सांस लो, ऐसे। चलो, तुम भी मेरे साथ करो। अरे वाह तारा, तुम ये तो बहुत अच्छे से कर लेती हो। हाँ अब्बा, और अब तो शीलू भी होशियार हो गया है। टीवी देखकर अगर उसे गुस्सा आता है ना, तो मैंने उसे सिखा दिया है कि 1 से 10 तक गिनती कर ले, और अगर मन
और देखो तुम्हें भी फायदा है ना, अब तुम्हें बुरे सपने भी नहीं आते। और अगर कभी दिक्कत होगी तो मैं और डॉक्टर अंकल तो है ना अपनी तारा का मूड मीटर ठीक करने के लिए। म्यूजिक। उदास है मन तो क्या हुआ, समय ये भी बीत जाएगा। ला 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 ये हंसो खेलो गाओ नाचो धूम मचाओ, मूड भी ठीक हो जाएगा। ला 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 ये ला 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 ला। बुरा महसूस करना ठीक है, पर इसकी वजह से नुकसान ना खुद का करो ना दूसरे का, क्योंकि हम हैं हैप्पीनेस योद्धा। क्या तुम भी बनना चाहते हो हमारी तरह हैप्पीनेस योद्धा? तो अपना मूड मीटर बदलने के लिए तुम कौन सी मजे मजे की चीजें करते हो, उसकी फोटो या वीडियो बनाओ और भेज दो हमें इस ईमेल पे और बन जाओ ताला अपा की दुनिया का एक हिस्सा। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है?
सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों
अथवा नवप्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1000 विचारों अथवा नवप्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नवप्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नवप्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी बजी।